दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जन गण मन 24x7। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार के में कानपुर में एक एसीपी के ऊपर एक छात्रा के साथ, आईआईटी कानपुर की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और ये बड़ी शर्मनाक घटना है। हाल फिलहाल में साल भर के अंदर 2 पुलिस अधिकारियों के ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर जी जुड़ गए हैं। अमिताभ सर, अब एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, बड़ी चिंतित बड़ी मतलब क्या बोला जाए, जिस पुलिस के ऊपर से उम्मीद की जाती है कि वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, उसी पुलिस बल के एक जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर अगर किसी छात्रा के, वो भी आईआईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर है, उसके साथ साहब ने दुष्कर्म कर दिया। और बड़ा मतलब पूरी जानकारी मैं दे दूं दर्शकों को कि ये एसीपी साहब जो हैं, ये 2015 बैच के पीपीएस हैं। ये कानपुर में एसीपी के रूप में पोस्टेड हैं। इनका नाम मैं बता रहा हूं, ये मोहसिन खान नाम है और ये आईआईटी कानपुर में इन्होंने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी करने के लिए अभी एडमिशन लिया था जुलाई में। वहां पीएचडी कर रहे थे। वहां 100 छात्रा से इनकी मुलाकात हो गई, अफेयर हो गया। उसको बताया भी नहीं कि मैं शादीशुदा हूं। उसके साथ इन्होंने शारीरिक संबंध डेवलप कर लिया। बाद में जब छात्रा को जानकारी हुई तो कि ये शादीशुदा है, तो इन्होंने कहा कि मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा और तमाम तरह का जो पुलिसिया होता है तरीका, क्योंकि एक मामला और था, बहुत चर्चित, एक एडिशनल एसपी थे यूपी पुलिस के, उन्होंने भी एक छात्रा को बरगला के उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसमें बड़ी मुश्किल से उस लड़की का एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले को भी अगर माना जाए लोकल मीडिया की खबरों को तो दबाया गया था। आज चूंकि मीडिया में लीक हो गई तो अब जाके ये एफआईआर दर्ज हुई है। सर, पहली बात तो ये है कि जब नॉर्मली किसी आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है या उसको सस्पेंड किया जाता है। इस मामले में एक बयान आ रहा है एक पुलिस अधिकारी का कि उनके खिलाफ एक एसआईटी बनाई जाएगी, वो जांच करेंगे और तब तक उनको डीजीपी मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या, इसको क्या समझा जाए सर, कि क्या 2 तरह के कानून होते हैं क्या? जब आप किसी के साथ दुष्कर्म करते हैं एक आम आदमी के रूप में तो पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन दुष्कर्म का आरोप अगर पुलिस अधिकारी पे होगा तो उसके लिए क्या दूसरे नियम कानून है? देखिए सर, मैं इसमें 3-4 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि विगत दिनों कई ऐसी गंभीर घटनाएं जो पुलिस से जुड़ी थी, पुलिस अफसरों से जुड़ी थी, वह सामने आई। और एक एसपी थे पुलिस में, वह मतलब मैं समझूंगा कि काफी चर्चित और प्रभावशाली एसपी माने जाते रहे थे, लंबे समय तक डीजी ऑफिस में तैनात थे। एक महिला ने काफी दिनों तक प्रयास किया, उनका भी इसी प्रकार का आरोप था कि यूपीएससी की पढ़ाई के क्रम में उनके साथ अनुचित गतिविधियां की। उनके द्वारा भी रेप का आरोप लगाया गया था और काफी मेहनत मशक्कत के बाद उसमें एफआईआर दर्ज हुआ। उसके आगे मेरी जानकारी में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब विवेचना हुई नहीं हुई, विवेचना में क्या सही पाया गया नहीं पाया गया, मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अब यदि हम उसी प्रकार से, मुझे याद है कि एक मुकदमा जिस प्रकार का मुझ पर कथित मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन कहने का अवसर, पहले एफआईआर बाद में दबोचा पहले गया, गिरफ्तार पहले मुझे किया गया 27 अगस्त 2021 को। जो आप कह रहे हैं कि जो होना चाहिए तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे मामले में एफआईआर बाद में, गिरफ्तारी पहले और जेल भेजने का काम उसी शाम में। लगभग समान प्रकार के, जहां तक आरोपों का प्रश्न है, अयोध्या के एक एसएसपी, उस समय आईपीएस अफसर थे, वहां पर अयोध्या कोतवाली में उन पर
306 आईपीसी में एक महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का एक सुसाइड नोट आया। बड़ी मशक्कत के बाद कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुआ। वह मामला भी जिसको मैं कहूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो ठंडे बस्ते में, जिसको हम कहते हैं ठंडे बस्ते में चला गया। अब यह एक मामला जो अभी मोहसिन साहब वाला जो आ रहा है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि इस मामले में एक महिला डीसीपी और एसीपी ने मामले की जांच की और प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के बयानात से और इनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, शिकायतकर्ता के तथ्यों से मामला सही पाया, तब एफआईआर दर्ज हुआ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं, मुझ पर तो क्योंकि ईश्वरीय कृपा से नहीं हूं और कोई ऐसा आरोप नहीं है जो मुझ पर नहीं लगा हो। बलात्कार के मुकदमे का आरोपी मैं हूं, भ्रष्टाचार के मुकदमे का आरोपी मैं हूं, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे का आरोपी मैं हूं। और जिसकी जो, जैसे मान लीजिए जो पता नहीं किसने जो गाना गाया था, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जिसने जो चाहा ठोकर मुझे लगा दिया, तो वह गाना मुझ पर तो बिल्कुल है। जिसकी जो इच्छा हुई उसने एक एफआईआर कर दिया। तो यदि इतना भर है कि मैं अब इस बात को मानता हूं कि एफआईआर हो जाने से कोई आरोपी नहीं होता है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि उसके बाद एक निश्चित समय सीमा में विवेचना होनी चाहिए, निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए, विवेचना के परिणामों से लोगों को अवगत कराना चाहिए। और यह भी आपकी बात से मैं सहमत हूं कि यदि यह मापदंड पुलिस अफसरों के लिए हो तो आम जन के लिए भी, और कानून ये कहता है। एक अरुणेश, जहां तक मुझे याद है, अरुणेश कुमार या करके कोई जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गिरफ्तारी के बहुत ही गंभीर और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कहा है कि गिरफ्तारी, और मैं सहमत हूं, मैं चूंकि उसको भोग चुका हूं जेल में निरुद्धि के क्रम में। जेल की निरुद्धि क्या होती है इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूं। तो मैं इतना ही, यह मैं मानता हूं, उसने कहा रुणेश कुमार में, सुप्रीम कोर्ट में, कि किसी को यूं ही गिरफ्तार मत कर लीजिए एफआईआर होते ही, बल्कि उसे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए, या फिर बात न भी अवसर दीजिए, आप मुतमईन हो जाइए कि वास्तव में उस पर अपराध बन रहा है। तो इतना भर अगर है कि आप उसको अवसर दे रहे हैं कि अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह अवसर प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, यह हर प्रकरण में होना चाहिए। यह जरूर है कि अगर पुलिस अफसर पे एफआईआर हुआ है, तो जैसे कहते हैं सीजर्स वाइफ, सीजर्स वाइफ का संदर्भ यह है कि जो महत्वपूर्ण दायित्वों पे हैं, जिनको लोग देखते हैं, उनको सीजर जो जूलियस सीजर थे, उनकी पत्नी की तरह, मतलब एक प्रकार से पवित्रतम दिखना चाहिए, क्योंकि आप एक नजीर हैं, आप एक मापदंड हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस अफसरों के मामलों में जो रसूखदार लोग हैं, इनके मामलों में उसकी जगह है, उन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इसका भी अगर एसआईटी बनी है, विवेचना हो रही है, तो मैं इस पर आपत्ति नहीं कहूंगा। मैं ये अपने अनुभवों पर, अपना जो कष्ट हमने भोगा है उसके आधार पर ये नहीं कहूंगा भाई एफआईआर हुई तो ताबड़तोड़ एफआईआर बाद में करो, गिरफ्तार पहले कर दो, अपनी बात कहने का अवसर न दो, सच्चाई को देखे बिना अरेस्ट कर लो। मैं कभी भी इसका हिमायती पक्षधर नहीं हूं। लेकिन यदि वो निर्दोष है तब, यदि दोषी है तब, यह पारदर्शी तरीके से इसकी विवेचना हो। अगर वो दोषी हैं तो उनके विरुद्ध समस्त वो कार्रवाइयां हो जो आम जन के साथ होती हैं। अगर किसी कारण से वो अपने आप को पाक साफ बेगुनाह विवेचना में साबित कर पाते हैं, तो यह बात भी लोगों तक आवे, यह मैं समझता हूं। जिस चर्चित टीपीएस की आप बात कर रहे थे, एडिशनल एसपी थे, तमाम डीजीपी के पीआरओ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो साहब के खिलाफ भी जनवरी में एफआईआर हुई, आज तक पता नहीं चला कि उस पर कार्रवाई क्या हुई। मतलब सवाल मैं ये यही उठता कह है रहा हूं। हाँ, कि
मैं अब वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो पीड़िता था उसका इंटरव्यू किया था मैंने, और उसके साथ तो वो उसने कुछ और भी बातें की थी कि उसका 2-2 बार अबॉर्शन हुआ था, तमाम दावे थे और तमाम मतलब उसके आरोप बड़े गंभीर थे। लेकिन उसमें पता नहीं चला कि उसमें जांच हुई, क्या हुई। आज भी वो साहब मतलब एक तो उसने बड़ी वो कई जगह गई थी। उसको उसने बताया कि उसको किस तरह से धमकाया गया था, उसका ये भी आरोप था कि उसको धमकी दी गई थी कि तुम ये केस को परस्यू करना बंद कर दो। कई जगह गई तब जाके फाइनली उसकी एफआईआर, कोर्ट में जाने की बात कही तब उसको एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में भी आज जब ये मीडिया में प्रेशर बना है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आई है, तब ये एफआईआर लॉन्च हो रही है। तो अब एफआईआर तो लॉन्च हो गई, आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बाद में जांच क्या हो रही है? सही बात है ना कि अगर आपकी शकल पसंद नहीं है, अमिताभ ठाकुर की शकल पसंद नहीं है, हम आईपीएस थे ठीक है, लेकिन सरकार को पसंद नहीं आया तो पहले जेल भेज दो। मतलब जो हमारे खेमे का अधिकारी होगा उसको हम बचा ले जाएंगे, जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारी कमी दिखाएगा उसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई कर देंगे। तो ये कि मैं मतलब दो तरह का नियम कानून समझ के परे है सर, क्योंकि ये आम आदमी, खास आदमी, ये है ना कि जो सरकार के खास होंगे उन पे कोई कार्रवाई नहीं, चाहे वो अधिकारी मैं हो इसमें चाहे वो। वही कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो हमारे और आपके जैसे लोगों की जो इच्छा है, अब देखिए ऐसा है कि अब कहावत है कि इफ विशेज वेयर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। तो हम लोग तो उन्हीं भिखमंगों की तरह हैं जो लगातार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी न्याय की मांग करते हैं। हम उन भिखमंगों की तरह हैं, उन भिक्षुकों की तरह हैं जो एक बेहतर व्यवस्था की बात कहते हैं, तंत्र की बेहतरी की बात करते हैं। वही आप कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि जो जो समरूपता का, समानता का जो सिद्धांत है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जो जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, दोज हु आर नॉट विथ अस आर अगेंस्ट अस। और जो हमारे अपने हैं उन पर तो उनका तो बाल बांका नहीं होना है। अब जो एडिशनल एसपी एसपी थे, मैं किसी भी मामले में, चूंकि मैं पुनः कहूंगा कि मैं हर प्रकार के एफआईआर को भोग चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि फर्जी एफआईआर हो सकते हैं, होते हैं। मेरे तमाम मामलों में विवेचना के बाद एफआईआर पाया गया फर्जी, मैं कह जानता हूं। यद्यपि अभी कोर्ट्स में मामला चल रहा है, मैं जानता हूं जिस मामले में मैं गिरफ्तार हुआ उसमें पूर्णतया निर्दोष था, लेकिन वो तो चूंकि हर मुलजिम कहता है कि वो निर्दोष है, तो अभी मेरी बात भी यही कही जाएगी कि तुम भी वही गुनाहगार हो, तुम कह रहे हो निर्दोष हो। लेकिन मेरा यह कहना है कि विवेचना सब में हो, ऐसा न हो कि किसी में आपके कोई मापदंड हो, किसी में तो एफआईआर बाद में और उठाना पहले, और किसी में जैसे आपने उस एसपी साहब वाली बात कही, उसमें हुआ क्या किसी को मालूम ही ना हो सकता है वो निर्दोष हो सकता है कि महिला झूठ बोल रही हो। मैं कभी भी यह मैं देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, मुझ पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप, कोई ऐसा आरोप नहीं है जो ईश्वरीय कृपा से मुझ पर न लगा हो। एक महिला सहकर्मी ने लगा दिया कि उसने जो मुझे मुझे मेरे साथ अभद्र आचरण किया, सब ईश्वर कृपा, वह भी उसमें भी जांच हुई, वो गलत पाया गया। लेकिन क्योंकि आरोप झूठे भी लगते हैं। अभी जैसे मान लीजिए अभी पूरे देश भर में चल रहा है कि महिला, ऐसा नहीं है कि महिला निर्दोष होती है, जो प्रकरण चल रहा है ये जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है, तो ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं सच बोलती हैं। यह भी नहीं है कि सारे पुरुष झूठ बोलते हैं या कोई ऐसा है वैसा है। लेकिन यह जरूर है कि मैं यह मानता हूं कि हर मामले में समरूपी, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई अगर होगी तभी लोगों का न्याय के प्रति भरोसा उठेगा होगा, और अन्यथा भरोसा उठता रहेगा। जो जो डिप्टी एसपी वाली बात आपने जो खड़ी की है, लाई है, यह इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक डिप्टी एसपी है, एक महत्वपूर्ण दायित्व पे है समाज में, शासकीय व्यवस्था में। वो मैं कहूंगा कि ताकतवर माने जाएंगे, रसूखदार माने जाएंगे। ऐसे में उनके मामले में निष्पक्ष सही कार्रवाई हो। अगर उस महिला के आरोप सही हैं तो कार्रवाई
कठोर जो भी विधिक होती है वो सत्य क्या है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। एफआईआर दर्ज कराया है तो बहुत संभव है कि सच्चाई हो, लेकिन उसके इतर उनको अपनी बेगुनाही साबित करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए और महिला को अपने आरोप स्थापित करने का पूर्ण अवसर। लेकिन जो कुछ भी हो त्वरित हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। यह न हो कि इस बार भी जो रसूखदार है बच जाए और जैसा आपने कहा आम जन या वो लोग जिनको ये लोग नहीं पसंद करते, मेरे जैसे लोग जो इनको चुभते हैं, उनको किसी भी प्रकार से उठा के रौंद डालें। यह न्याय का मान मर्दन है, न्याय की बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। नहीं, एक मामला और भी हुआ है। बदायूं में एक भाजपा के एमएलए के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया जाए। मतलब पुलिस के पास गई, पुलिस ने नहीं सुना। 2022 से परेशान थी महिला, उसकी एमएलए साहब के खिलाफ, उनके भाइयों के खिलाफ प्रॉपर्टी कब्जा करने का और दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करने के लिए आज सीजीएम की अदालत में फैसला हुआ है। तो ये जो समस्या है कि आप विधायक के खिलाफ कोई कंप्लेन करने जा रहे हो तो आप एफआईआर ही नहीं कर रहे हो। 2 साल तक कोर्ट के पास गई, कोर्ट के चक्कर लगाई, तब जाके आदेश जारी हो रहा है। तो ये बता रहा है कि सर ये हमारा मतलब जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उनके लिए सरकार का रवैया दूसरा है, और जो सत्ता से जुड़ा नहीं है, जिसको सत्ता मानती है कि ये मेरे लिए खतरा बन सकता है, उसके लिए दूसरा रवैया है। अभी मैनपुरी में तो सुना ही था कि डीएम साहब ने आदेश दे दिया माँ बेटी को, फरियादी को, कि जेल भेज दो, 3 घंटे के अंदर जमानत हो गई। अब एक दूसरा किस्सा रायबरेली से आ रहा है। एक महिला का कुछ विवाद था अपनी बहन से संपत्ति को लेके। वो पुलिस कप्तान के ऑफिस में नौकरी करती थी, वहां जाके उसने कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ, तो पुलिस ने जो महिला शिकायत की थी उसको महिला एसएचओ के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट साहब ने उसको 6 दिन के लिए अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और परिवार कह रहा है कि ये महिला जो थोड़ी इमोशनली स्टेबल नहीं थी। तो ये मतलब फरियादी अगर फरियाद करने जा रहा है तो आप उसकी बात ना सुनो, उसको सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो। अब इसमें तो रायबरेली पुलिस का वर्जन ये है कि भाई वो आई, यहाँ हल्ला मचाने लगी, व्यवहार करने लगी और मजिस्ट्रेट ने भेज दिया, तो हम क्या करें। तो फरियादी जाए तो जाए। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करूंगा, यदि मैं कहता हूं कि ये केवल आदित्यनाथ जी के सरकार में या मौजूदा भाजपा सरकार का ये फीचर है या उसमें हो रहा है, तो मुझसे बड़ा झूठा और बेईमान व्यक्ति कोई नहीं होगा। और इसीलिए कि मतलब मैं विपक्ष में हूं इस समय, तो मुझे यही बोलना है, मैं यह नहीं कह पाऊंगा। सच्चाई यह है कि यह जो रोग है जिसकी बात आपने कही, यह रोग बड़ा गहरा है, यह रोग बड़ा पुराना है। कांग्रेस के सरकार में मैं नहीं था, उत्तर प्रदेश में मैं जब शासन में आया तब संभवतः उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और उसके बाद मैंने मुलायम सिंह जी की, भाजपा के अलग अलग मुख्यमंत्रियों की, मायावती जी की और आदित्यनाथ जी की, इस तरह की सरकारें देखी, अखिलेश जी की। लगभग सभी में यह रोग बड़ा गहरा, ये रोग बड़ा पुराना है। और आप भी इस बात को, चूंकि आप पत्रकार रहे, निष्पक्ष पत्रकार रहे, आप इस बात से बखूबी विज्ञ हैं कि अपनों क्या बोलते हैं, जो गाना था, गैरों पे सितम अपनों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, ये जो है गाना है, वह गाना औरों पे लागू हो न हो, ये हमारे प्रदेश के और शायद पूरे देश के आम नागरिकों पर तो लागू होता ही है कि अपनों पे करम गैरों पे सितम। और ये जाने वफा तो समझ लीजिए ये व्यवस्था ही है, वह जुर्म यह पुरानी कर रही है। अब यह जरूर है कि इस समय और बढ़ चढ़ के कर रही है,
और उसमें दूसरा अफसोस यह है कि अभी तक मेरी निगाह में कोई इतना ज्यादा ताल ठोक के नहीं झूठ बोलता था कि हम सबको समदर्शी देख रहे हैं, समरूप देख रहे हैं। मौजूदा सरकार ने न सिर्फ एक आंख पूरी तरह बंद कर दी है, बल्कि यह भी मानने को तैयार नहीं है कि मेरी आंख बंद है। वह बिल्कुल जो है दोनों चक्षु और एक दिव्य दृष्टि का भी दावा कर रही है। उससे स्थितियां और विद्रूप और खतरनाक हो रही हैं, क्योंकि यह विभेद, सत्ता और विपक्ष का विभेद तो एक लंबे समय से चल रहा है और हमारी व्यवस्था की एक बुनियादी कमजोरी है, लेकिन उसका जो विद्रूप स्वरूप अब दिख रहा है वह और भी खतरनाक हो गया है। तो चलिए सर, आपने बड़ी सही जानकारी दी। उम्मीद है कि कानपुर में जो आरोपी है उसके साथ न्याय होगा। और जैसा अमिताभ जी ने कहा कि अगर जो एसीपी है मोहसिन जी, अगर उनका कोई दोष नहीं है तो उनको दोष मुक्त किया जाए, और अगर वो आरोपी पाए जाते हैं, जो आरोप लगा है उनके ऊपर दुष्कर्म का, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी सरकार। तो समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। नमस्ते।